दोस्तों, इसमें पढ़ना है आज मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे और जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उसको कवर किया गया है और साथ साथ ट्रिक का भी यूज किया गया है। ट्रिक का भी यूज किया गया है। तो शुरू करते हैं। जो मौर्य शासकों ने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो 135 वर्षों तक शासन किया था। 137 वर्षों तक मौर्य शासकों ने शासन किया था। और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक कौन था? वीर्यद्रथ था। वीर्यद्रथ जो था ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। इसको ट्रिक के माध्यम से आप कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, वंश लगा है ना, मान लिया वंश है तो इसमें व्री कर दीजिए। व्री, मौर्य वंश है तो व्री कर देंगे तो वीर्यद्रथ मिल जाएगा आपको। मतलब मौर्य वंश का अंतिम शासक वीर्यद्रथ हो जाएगा। और आगे देखते हैं, वीर्यद्रथ की हत्या किसने की थी? देखिए, वीर्यद्रथ की हत्या जो की थी पुष्यमित्र शुंग ने की थी। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने वीर्यद्रथ की हत्या की थी और उसने शुंग वंश की स्थापना की थी। किसने? पुष्यमित्र शुंग। जो पुष्यमित्र शुंग जो था वो वीर्यद्रथ का क्या था? सेनापति था। क्या था? सेनापति था। आगे देखते हैं, युद्ध में अब देखिए प्रशासन में कौन कौन अधिकारी होते थे। युद्ध क्षेत्र में जो सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था? उसको नायक कहते थे। क्या? नायक कहते थे। जो युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला जो अधिकारी था उसको नायक कहते थे। अशोक के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी? देखिए, अशोक के समय जो है प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी। और मौर्य साम्राज्य में प्रांतों को क्या कहा जाता था? देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, चक्र कहा जाता था। यहीं से चक्रवर्ती निकला है। चक्रवर्ती शब्द जो है यहीं से निकला है, यानी कि मौर्य साम्राज्य में प्रांतों को चक्र कहा जाता था। और उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? देखिए, उत्तरापथ की जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। तक्षशिला जो क्या कहाँ है? उत्तर में है। तक्षशिला तो उत्तर में है, इसलिए उत्तरापथ की जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। और जो उत्तरापथ क्या था? ये मौर्य साम्राज्य का एक प्रांत था। क्या था? एक प्रांत था। उसी तरह दक्षिणापंथ भी क्या था? एक प्रांत था। दक्षिणापंथ क्या था? ये दक्षिण में था। दक्षिण के जो प्रांत को दक्षिणापथ कहते हैं और उत्तर के प्रांत को उत्तरापथ कहते हैं। तो दक्षिणापथ की जो राजधानी थी सुवर्णागिरी थी। सुवर्णागिरी थी, यानी कि दक्षिण में सुंदर वर्ण वाले गिरी मिलते हैं, यानी कि सुवर्णागिरी। इसको इस तरह याद कर सकते हैं। और कलिंग की राजधानी, देखिए कलिंग भी क्या एक प्रांत था। कलिंग भी एक प्रांत था। इसकी राजधानी तोसली थी। तोसली थी कलिंग। अवंती भी क्या एक प्रांत था। इसकी राजधानी उज्जैनी थी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उज्जैनी, अवंती। तो अब मौर्य पूर्वी प्रांत कौन था? देखिए, पूर्वी प्रांत इसको प्रासी कहते हैं। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। कहाँ? पाटलिपुत्र थी। और इसको तो पढ़ ही लिए हैं। तो इस तरह से प्रांतों का, देखिए अब प्रांतों का जो विभाजन है वो विषय में किया गया था। जैसे मंडल है ना, वर्तमान में प्रांतों का विभाजन किस में किया जाता है? राज्यों का मंडल में किया जाता है। उसी तरह से प्रांतों का विभाजन किस में किया गया था? विषय में किया गया था। और जो विषय था उसका जो प्रमुख को विषयपति कहते थे। विषयपति, जैसे मंडला आयुक्त है उसी तरह विषयपति होता था। अब प्रांतों के प्रशासक को क्या कहते थे? जैसे मुख्यमंत्री होते थे ना, तो उसमें प्रशासक को क्या कहते थे? और प्रशासक कौन नियुक्त होते थे? जो राजा के पुत्र थे, लगभग राजा के जो सगे संबंधी थे वही नियुक्त होते थे। तो उसको कुमार भी कहा जाता था, आर्यपुत्र भी कहा जाता था या राष्ट्रिक भी कहा जाता था। ये थे प्रांतों के प्रशासक को कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी? देखिए, ग्राम थी। ग्राम जो थी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। और ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामिक कहलाता था। ग्रामिक, ग्राम का मुखिया जो है ग्रामिक कहलाता था। 10 ग्रामों को संभालने वाला कौन होता था? जो 10 ग्रामों को जो संभालता था उसको गोप कहते थे। गोप, यानी कि एक तरह से गोप होता था। तो इसको याद ट्रिक बना सकते, याद कर सकते हैं। बिक्री कर के रूप में कि कितना भाग वसूला जाता था? तो जितना मूल्य था उसका 10वां भाग क्या है? बिक्री कर के रूप में वसूला जाता था मौर्य प्रशासन में। और जो बिक्री कर को जो चुराता था उसको कौन सा दंड दिया जाता था? अब देखिए, यहाँ जो बिक्री कर को जो चुरा रहा है उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। कौन सा दंड? मृत्यु दंड दिया जाता था। और अर्थशास्त्र में जो शीर्ष अधिकारी हैं उनको
क्या कहा जाता था, जो शीर्षस्थ अधिकारी हैं उनको महामात्र कहा जाता था, महामात्र कहा जाता था। और मुख्यमंत्री, जिसे मुख्यमंत्री है या पुरोहित हैं, उनको नियुक्ति के पूर्व उनके चरित्र का जांचा जाता और परखा जाता था। तो इस विधि को क्या कहते थे, उनके चरित्र को जांचा एवं परखा जाता था जब उनकी नियुक्ति होती थी। तो उपधा परीक्षण कहते थे, उपधा परीक्षण जिसे वर्तमान में पुलिस को भर्ती होती है तो उसको जांचा परखा जाता है, दौड़ाया जाता है, उसका टेस्ट लिया जाता है, उसका मेडिकल किया जाता है। तो उसी का उस समय जो चरित्र का परीक्षण किया जाता था तो उसको टेस्ट को उपधा टेस्ट कहते हैं या उपधा परीक्षण कहते हैं। अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है, मेगास्थनीज कहता है इसके अनुसार जो मार्ग निर्माण अधिकारी क्या कहलाता था, जो मार्ग का निर्माण करने वाला जो अधिकारी था उसको क्या कहते थे, तो एग्रोनोमाई कहते थे। कौन सा एग्रोनोमाई जो था, एक एस्ट्रोनोमाई है, एस्ट्रोनोमोई है, एक एग्रोनोमाई है। तो देखिए एग्रो से आप याद कर सकते हैं, एग्रो से मतलब एग्रीकल्चर, यानी कि जो मार्ग का निर्माण होता था वो खेतों से होकर गुजरता था, खेत से होकर मार्ग तो गुजरेगा, शुरुआत में तो खेत रहते थे, एग्रीकल्चर होता था, उसी से क्या है मार्ग होकर निकलता था। तो एग्रोनोमोई जो था, यहाँ से ट्रिक लगा सकते हैं, एग्रोनोमोई जो था ये तो था मार्ग निर्माण का अधिकारी था। और सम्राट की सहायता देने के लिए क्या होती थी, एक मंत्री परिषद होती थी, मंत्री परिषद। और देखिए मौर्य प्रशासन में जो गुप्तचर विभाग था, देखिए गुप्तचर जो विभाग था वो किसके अधीन रहता था, तो जो गुप्तचर विभाग था जो था वो महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन रहता था। यानी कि महामात्य सर्प जो ये था ये प्रमुख था, हेड था किसका, जो गुप्तचर विभाग था उसी का। देखिए सर्प का मतलब सर्प जो होते हैं क्या गुप्त तरीके से रहते हैं, चलते रहते हैं, तो सर्प महामात्य कह सकते हैं या महामात्य सर्प कहते थे कह सकते हैं। इसके अधीन जो था गुप्तचर विभाग था। और अमात्य जो थे वो भी क्या अधिकारी रहते थे। अब एक और आता है कि अर्थशास्त्र में, जो अर्थशास्त्र है जिसको चाणक्य ने लिखा था उसमें गुप्तचर को क्या कहा गया है, गूढ़ पुरुष कहा गया है। गूढ़ पुरुष का मतलब समझते हैं, जो मतलब रहस्य का जो उजागर करने वाला है उसको गूढ़ पुरुष कहते हैं। तो गूढ़ पुरुष के कहा गया जो गुप्तचर, जिसे वर्तमान में कहते हैं कि गुप्तचर है, इसका ये गुप्तचर है, उसका ये गुप्तचर है, यानी कि पता लगाने वाला है, इस बात का इधर उधर का बात इधर करता है। तो अब देखिए गुप्तचर से संबंधित कुछ फैक्ट और हैं। एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले जो गुप्तचर होते थे उनको क्या कहा जाता था, उसको संस्था कहा था। अब संस्था इसलिए कहा जाता था, जो संस्था थी ये तो चल नहीं सकती है, कोई भी संस्था है एक जगह स्थिर रहेगी। तो आपको दिमाग में बैठाना है कि एक ही स्थान पर आकर कार्य करने वाली जो गुप्तचर थी वो संस्था थी, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले जो गुप्तचर थे उसको क्या कहते थे, उसको संचार कहते थे, उसको संचार कहते थे। संचार का मतलब क्या है, एक जगह ना होकर अन्य जगह। संचार मतलब क्या है, जब संचार होता है तो कोई चीज़ क्या इन्फॉर्मेशन जो होती है एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है, तो उसे संचार कहते हैं। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय, देखिए अशोक के समय जो जनपदीय न्यायालय था उसके न्यायाधीश को क्या कहा जाता था, तो राजयुक कहा जाता था, राजयुक। इसको कैसे याद कर सकते हैं, यानी कि जो अशोक का जो न्यायालय था, जब अशोक जो न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करता था तो उसमें राजयुक, उसको राजयुक नाम देता था। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है एक और देखते हैं, मौर्य साम्राज्य में जो सरकारी भूमि थी उसको क्या कहते थे, सीता कहते थे। इसको कैसे कोड से ट्रिक से याद करेंगे, देखिए इसका ट्रिक ये है कि मौर्य साम्राज्य में जब सूखा पड़ा था तो जनक जी जो थे इनको हल चलाने के लिए कहा गया था, जनक जी को हल चलाने के लिए कहा गया। जनक ने जब हल चलाया तब वहाँ से क्या घड़ा निकला, उस भूमि से घड़ा निकला और घड़े से क्या सीता निकली, इसलिए उस भूमि को क्या सीता भूमि कहा गया। यानी कि मौर्य साम्राज्य में जो है सीता सरकारी भूमि को क्या है सीता कहते हैं। और एक और भूमि होती है, इस भूमि को जैसे मतलब उस पर बिना वर्षा के अच्छी खेती होती है,
वो बिना वर्षा नहीं होता है फिर भी अच्छी खेती होती है, तो उस भूमि को आदेव मातृक कहा जाता है। क्या आदेव मातृक कहा जाता है? मतलब वहाँ पे देवों का रोल नहीं रहता, वर्षा नहीं होती है, देवों का अदेव मातृक कहा जाता है। और मौर्य काल में जो अनाज है, अनाज के माप के लिए किसका प्रयोग किया? द्रोण का प्रयोग किया जाता है। द्रोण, दोना समझते हैं, दोना ना, उसी से, जैसे दोना से कभी काल मापा जाता है, 1 दोना 2 दोना, तो उसी से द्रोण बना है, द्रोण बना है। तो मौर्य काल में अनाज के माप करने के लिए क्या द्रोण के यूज किया जाता था। और देखिए एक और फैक्ट है कि स्वतंत्र वेश्यावृत्ति अपनाने वाली जो महिला थी उसको रूपजीवा कहा जाता था। रूपजीवा इसीलिए कहा जाता था क्योंकि कोई भी वेश्यावृत्ति होती है तो जब तक उसका रूप सुंदर नहीं रहेगा तब तक वो अपने काम धंधा में आगे नहीं बढ़ पाएगी, यानी कि जीविका जो है नहीं चला पाएगी। तो इसलिए रूप जीवा कहा जाता था। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला को रूप जीवा कहा जाता था। और यहाँ पे एक और फैक्ट दिया है कि नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य जो था उन्होंने सहायता ली थी कश्मीर के राजा प्रवर्तक से ली थी। कश्मीर के राजा प्रवर्तक से उन्होंने सहायता ली थी। अर्थशास्त्र में जो अधिकारी होते थे उनको क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। तीर्थ कहा जाता था। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्ट और है कि आय का संग्रहकर्ता क्या कहलाता था? देखिए समाहर्ता कहलाता था। ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। समाहर्ता, तो सामान को हरण करने वाला को समाहर्ता करते हैं। जो आय है ना, जैसे आय का मतलब क्या है? सामान, आय से सामान खरीदते हैं, उसी का टैक्स लेता था, आय का संग्रह करता था। अब देखिए राजकोषीय कोषाध्यक्ष क्या कहलाता था? देखिए राजकोषीय जो कोषाध्यक्ष था सन्निधाता था। सन्निधाता, जैसे कहते हैं कि तुम मेरे विधाता हो क्या, उसी तरह ये सन्निधाता था। मतलब कोष का ये अध्यक्ष होता था, हेड होता था, सन्निधाता। और नगर का कोतवाल क्या कहलाता था? महापौर। पौर को कैसे याद कर सकते थे? महापौर। नगर में क्या होता है? महापौर होता है वर्तमान में ना, उसके जो प्रमुख होता है तो वहीं से पौर बना है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप याद कर सकते हैं महापौर, यानी कि नगर का जो कोतवाल होता था वो महापौर को नहीं डांटता है। महापौर को, यानी कि नगर का कोतवाल महापौर पौर कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्ट और है कि दीवानी मामलों का जो निपटारा किया जाता था वो किस न्यायालय द्वारा किया जाता था? तो देखिए धर्मस्थली न्यायालय द्वारा किया जाता था। धर्मस्थली न्यायालय क्यों कहते हैं? क्योंकि जो दीवानी मामले जो होते हैं ना वो एक सामान्य स्तर के होते हैं। जैसे भूमि का विवाद होता है, शादी विवाह का कोई मैटर आता है, तब मतलब क्या धर्मस्थली न्यायालय द्वारा उसका निपटारा या किया जाता है, यानी कि उसको समझाया, धर्म के आधार पर उसको समझाया जाता है, बुझाया जाता है, सुलझाने का प्रयास किया जाता है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती। तो धर्मस्थली न्यायालय द्वारा होता है। और इसका उल्टा जो होता है, जो फौजदारी मामले जिसमें मतलब मर्डर वाला केस गया है, मर्डर वाला कोई केस चला गया है, कोई हत्या वाला केस गया है, लूटपाट वाला है, तो उसमें जो किस न्यायालय द्वारा उसका निपटारा किया जाता था? तो कंटक शोधक। देखिए कंटक शोधक का मतलब क्या है? कोई व्यक्ति अगर मर्डर कर दिया है तो उसको कांटे की तरह सजा दी जाती है, कंटक शोधन, यानी कि उसके शरीर में क्या है? कांटा धंसाया जाता है जो व्यक्ति मर्डर कर देता है। तो उसका, यानी कि जो फौजदारी मामले हैं इसका निपटारा जो कंटक शोधक न्यायालय द्वारा किया जाता है। कंटक शोधक न्यायालय द्वारा। तो कांटा से याद कर सकते हैं कंटक शोधक, क्योंकि मतलब जो मामला इसमें गंभीर है, जिस व्यक्ति को कांटा घुसाया जाता है शरीर में, वो मामला गंभीर क्या है? गंभीर उससे स्थिति उत्पन्न है, यानी कि मर्डर किया है, हत्या किया है, चोरी किया है, रेप किया है। तो फौजदारी मामलों का तो आसानी से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। अब दीवानी मामलों का जो प्रमुख होता है वो व्यवहारिक होता है। ना करके ये पर्सन क्या होता है? बहुत व्यवहारिक है, बहुत अच्छा पर्सन है। स्वाभाविक बात है, दीवानी मामले में वही मामले जाते हैं जो सामान्य स्तर के होते हैं, जैसे शादी विवाह होता है, ज़मीन वाला, तो उसको समझाने बुझाने का काम कौन करता था? जो अच्छा पर्सन रहेगा, जो व्यवहारिक पर्सन रहेगा वही। तो यानी कि दीवानी न्यायालय का जो प्रमुख होता था वो व्यवहारिक होता था, और फौजदारी न्यायालय का जो प्रमुख होता था वो प्रतिष्ठा होता था। इसको कमिश्नर भी कहा जाता था।
तो प्रदिष्टरी कह सकते हैं या प्रदिष्टा कह सकते हैं। ये फौजदारी न्याय की, यानी कि ये पूरे प्रदेश को देखभाल करता था। इसके अंदर थोड़ा भी दया नहीं रहती थी प्रदिष्टा के अंदर। और प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? मौर्य प्रशासन में प्रधानमंत्री को मंत्री कहा जाता था। और जो धर्म एवं दान विभाग का जो प्रमुख होता था उसको क्या कहते? उसको पुरोहित कहते थे। क्या? पुरोहित कहते थे। सचिव स्तर का काम देखने वाला अधिकारी कौन होता था? जो सचिव स्तर का होता है वर्तमान में देखते हैं उसको युक्तक, यहाँ पे कहा युक्तक कहा जाता था। युक्तक जो जिले पर जो सचिव स्तर का है। और देखिए फिर एस्टीनोमाई आ गया ना, मैं कहा था एग्रोनोमाई नहीं है, ये एस्टीनोमाई है, नोमोई है। एस्टीनोमाई ये नगर का अधिकारी होता था। और वो जो था एग्रोनोमाई था वो क्या रास्ता मार्ग निर्माण का अधिकारी था। ये नगर का अधिकारी था। एक नगर का अधिकारी होता है, एक नगर का कोतवाल होता है। तो जो नगर का कोतवाल होता है उसको पावर कहते हैं, और जो नगर का अधिकारी होता है उसको एस्टीनोमोई कहते हैं।